जीके एंड करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज हम सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 100+ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए प्रश्नोत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आज का पहला प्रश्न। हाल ही में भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए नामित होने वाले पहले पूर्व प्रधान न्यायाधीश कौन हैं? आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 30 अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019 तक देश के 46वें प्रधान न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे रंजन गोगोई भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए नामित होने वाले पहले पूर्व प्रधान न्यायाधीश हैं। हालांकि पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंगनाथ मिश्र भी राज्यसभा के सदस्य बने थे, लेकिन वह कांग्रेस के टिकट पर चुने गए थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर हुआ रंजन गोगोई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोपीय देश ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? इस प्रश्न को भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्रीस की संसद ने 22 जनवरी 2020 को पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कतरीना सकेलारोपोलोऊ को चुना है। 63 वर्षीय कतरीना एक ऐतिहासिक वोट में शीर्ष पद के लिए चुनी गई, जिसमें कुल 300 सांसदों में से 261 ने उनके पक्ष में वोट दिया। कतरीना पर्यावरण और संवैधानिक कानून में विशेषज्ञता के साथ एक वरिष्ठ न्यायाधीश रही हैं। 13 मार्च 2020 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश कतरीना सकेलारोपोलोऊ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बेटी हैं। वह ग्रीस की शीर्ष प्रशासनिक अदालत राज्य परिषद की पहली महिला थी। तो इस प्रकार इसका आंसर हुआ कतरीना सकेलारोपोलोऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय संसद द्वारा पारित कौन सा अधिनियम दिवालिया कंपनियों को खरीदने वाले निवेशकों को आपराधिक मुकदमों से सुरक्षा प्रदान करता है? तो दिवालिया कंपनियों को खरीदने वाले निवेशकों को आपराधिक मुकदमों से सुरक्षा प्रदान करने वाला दिवालिया संशोधन विधेयक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी अमेंडमेंट बिल 2020 12 मार्च 2020 को राज्यसभा से पारित हुआ। लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके इस बिल ने अध्यादेश का स्थान लिया है। इस प्रकार इसका आंसर हुआ दिवालिया एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून IBC 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की टाइम मैगजीन ने पिछली एक सदी की 100 ताकतवर महिलाओं की सूची में भारत की किन 2 महिलाओं को शामिल किया है? तो अमेरिका के टाइम मैगजीन ने पिछली एक सदी की 100 ताकतवर महिलाओं की सूची में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और स्वतंत्रता सेनानी राजकुमारी अमृत कौर को भी शामिल किया है। मैगजीन ने अमृत कौर को 1947 के लिए और इंदिरा गांधी को 1976 के लिए वुमेन ऑफ द ईयर कहा है। इस प्रकार इसका आंसर हुआ इंदिरा गांधी और राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न है, भारतीयों को समानता दिलाने वाला गांधी इरविन समझौता गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 5 मार्च 1931 को मोहनदास करमचंद गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसके तहत भारतीय बंदियों की रिहाई, नमक का अधिकार व आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति की वापसी की मांग अंग्रेजों ने मान ली। बदले में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। इस प्रकार इसका आंसर हुआ 5 मार्च 1931। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। साक्षी चौधरी व सिमरनजीत कौर का संबंध किस खेल से है? तो साक्षी चौधरी व सिमरनजीत कौर का संबंध मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग खेल से है। इस प्रकार इसका आंसर हुआ मुक्केबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड के लिए सर्वाधिक श्रेणियों में नामांकित फिल्म कौन सी है? तो रणवीर सिंह और आलिया भट्ट अभिनीत गली बॉय को सबसे ज़्यादा 14 श्रेणियों में नामांकित किया गया है। शाहिद कपूर अभिनीत कबीर सिंह को 8 व आयुष्मान खुराना की आर्टिकल 15 को 7 श्रेणियों में नामांकन हासिल हुए हैं। समारोह का आयोजन 27 मार्च 2020 को इंदौर और 29 मार्च 2020 को भोपाल में प्रस्तावित था। फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है। इस प्रकार इसका आंसर हुआ गली बॉय।
अगला प्रश्न है, पैदल चाल स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट जीतने वाली भावना जाट किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान की 23 साल की महिला एथलीट भावना जाट, जिनका जन्म 3 जनवरी 1996 को हुआ था, ने फरवरी 2020 में आयोजित राष्ट्रीय पैदल चाल चैंपियनशिप में 20 किलोमीटर की रेस वॉक का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 1 घंटे 29 मिनट 54 सेकेंड में बनाकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट जीता है। इस प्रकार इसका आंसर हुआ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए सुप्रसिद्ध बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। यह बायोडायवर्सिटी पार्क शाही बंगाल के बाघों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। इस प्रकार इसका आंसर हुआ मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, 34वें कांस ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो भारत के 13 साल के ग्रैंड मास्टर डी मुकेश ने फ्रांस के कांस में अंतिम दौर में मेजबान देश के हरित्युन बार्ग से ज्ञान को हराकर 7.5 अंक के साथ 34वें कांस ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। पिछले साल दुनिया के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने मुकेश ने फ्रांस के प्रतिद्वंदी को 50 चाल में हराया। इस प्रकार इसका आंसर हुआ डी मुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के महानिदेशक डीजी कौन है? पिछले साल भारतीय सेना की 15वीं कोर की रणनीतिक भूमिका में योगदान देने वाले 57 वर्षीय लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों को 9 मार्च 2020 को डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी नियुक्त किया गया है। वह डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ इंटेलिजेंस के उप प्रमुख भी होंगे। इस प्रकार इसका आंसर हुआ लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण कब किया गया? इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर, जिसमें 157 मीटर विशुद्ध मूर्ति की ऊंचाई और 25 मीटर ऊंचा आधार का लोकार्पण 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थान सरदार सरोवर बांध, केवड़िया गांव, नर्मदा, गुजरात में किया गया। गुजरात में सरदार सरोवर बांध से करीब 3.5 किलोमीटर दूर नर्मदा के नदी द्वीप साधु बेट नामक टापू पर स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इस प्रकार इसका आंसर हुआ 31 अक्टूबर 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस महान शख्सियत को समर्पित है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले महान शख्सियत सरदार पटेल को समर्पित है, जिन्होंने करीब 562 से अधिक देशी रियासतों का एकीकरण कर एक संगठित भारत की रचना की। इस प्रकार इसका आंसर हुआ सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल का जन्म दिवस किस रूप में मनाया गया? तो 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल का जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस प्रकार इसका आंसर हुआ राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारशिला सहित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो आधारशिला सहित इसकी ऊंचाई 240 मीटर है। इसे बनाने में 4 साल का समय लगा, 13 महीने डिजाइनिंग में और 33 महीने निर्माण में लगा। इसका आंसर हुआ 240 मीटर। अगला प्रश्न है, भवन निर्माण से जुड़ी किस जानी मानी कंपनी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को तैयार किया? तो भवन निर्माण से जुड़ी जानी मानी कंपनी टर्नर कंस्ट्रक्शन ने इस मूर्ति को तैयार किया। इस प्रकार इसका आंसर हुआ टर्नर कंस्ट्रक्शन। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नामक प्रतिमा की कल्पना को साकार रूप किसने दिया? तो शिल्पकार पद्मश्री राम सुतार व उनके पुत्र अनिल कुमार ने इस प्रतिमा की कल्पना को साकार रूप दिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अमेरिकी वास्तुशास्त्री माइकल ग्रेस और जनरल एसोसिएट कंपनी ने
उनका साथ दिया। इसके निर्माण में 3,979 करोड़ लागत लगा है। यह मूर्ति 25 मीटर ऊंचे आधार पर स्थित है। इस प्रकार इसका आंसर हुआ राम सुतार और अनिल सुतार ने। अगला प्रश्न है, निर्माण सामग्री की दृष्टि से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सर्वाधिक किस धातु का प्रयोग किया गया है? अगर हम निर्माण सामग्री की बात करें तो इसमें 2.1 लाख घन मीटर कंक्रीट, 6500 टन मूर्ति में स्टील, जबकि एफिल टावर में 7300 टन लोहा लगा है। 18,500 टन मूर्ति को सहारा देने में इस्तेमाल स्टील और परत चढ़ाने के लिए 1700 टन तांबे का इस्तेमाल किया गया है। दर्शक दीर्घा की बात करें तो 135 मीटर की ऊंचाई पर 200 लोग खड़े हो सकते हैं। इसे बनाने में 250 इंजीनियर तथा 3400 मजदूर लगे। इस प्रकार इसका आंसर हुआ स्टील और तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रतिमाओं के विवरण में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा चीन 153 मीटर, लेक्यून सेक्या बुद्धा म्यांमार 116 मीटर, उशिकु दाई बुत्सु जापान 120 मीटर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका 93 मीटर, द ग्रेट बुद्धा थाईलैंड 92 मीटर, द मदरलैंड कार्ल्स रूस 85 मीटर। यहाँ पर सभी सुमेलित हैं, तो आंसर होगा सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, पीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो पीएनजी का पूरा नाम होता है पाइप्ड नेचुरल गैस। इसका आंसर हुआ पाइप्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सिटी डे विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सिटी डे यानी विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका आंसर होगा 31 अक्टूबर। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले को 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया और 1920 तक राजधानी रहा? तो अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले को 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया और 1920 तक राजधानी रहा। इस प्रकार इसका आंसर हुआ प्रयागराज। अगला प्रश्न है, किस घोषणा पत्र को पढ़ने के बाद भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का दखल खत्म करके इंग्लैंड की हुकूमत लागू करने की घोषणा हुई? तो इसको डिस्कस करते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र यमुना तट पर स्थित मिंटो पार्क प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पढ़ा गया। रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858 में पढ़ने के बाद भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का दखल खत्म करके इंग्लैंड की हुकूमत लागू करने की घोषणा हुई। इस प्रकार इसका आंसर हुआ रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर बनी किस प्रथम समिति ने अपनी अनुशंसा में धर्म अध्ययन को शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान देने की सिफारिश की थी? तो स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर बनी प्रथम समिति राधा कृष्णन समिति 1948 ने अपने अनुशंसा में धर्म अध्ययन को शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान देने की सिफारिश की थी। इस प्रकार इसका आंसर हुआ राधा कृष्णन समिति 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं शताब्दी के महान योद्धा तथा मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज को समर्पित छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो 16वीं शताब्दी के महान योद्धा तथा मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज को समर्पित छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल का निर्माण मुंबई महाराष्ट्र में किया जा रहा है। इस प्रकार इसका आंसर हुआ मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2009 में भारत किस स्थान पर था? तो विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2009 में भारत का स्थान 132वां रहा है। इस प्रकार इसका आंसर हुआ 132वां स्थान रहा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा जारी 10 पैमानों के आधार पर कारोबारी सुगमता रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2014 में भारत किस स्थान पर था? इसको भी विस्तारित करते हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी 10 पैमानों के आधार पर कारोबारी सुगमता रिपोर्ट यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2014 में
189 देशों में भारत 142वें स्थान पर था। ब्रिक्स देशों में भारत अंतिम पायदान पर तो दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था में छठे स्थान पर था। विश्व बैंक की 2019 की सूची में भारत 78वें स्थान पर था। दक्षिण एशियाई देशों में उसे ऊंची रैंकिंग मिली थी। विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भारत की छलांग 65 पायदान 4 साल में को ऐतिहासिक और अप्रत्याशित उपलब्धि करार दिया था। इस प्रकार इसका आंसर हुआ 142वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 दिनांक 31 अक्टूबर 2018 को वाशिंगटन में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत 23 पायदान की छलांग लगाकर 77वें स्थान पर रहा। 2018 की रिपोर्ट में भारत 100वें स्थान पर था। साल 2014 से पहले तक भारत 188 से 189 देशों की सूची में 130 से 140वें पायदान के आसपास रहता था। बीते 4 सालों में हुए सुधारों की बदौलत भारत ने अपनी रैंक में 65 अंक का सुधार कर साल 2019 की रिपोर्ट में 190 देशों की सूची में 77वां स्थान हासिल किया। भारत सरकार के अनुसार विश्व बैंक ने 2014 से 2018 के दौरान भारत के 20 सुधारों को संज्ञान में लिया, जिससे रैंक में सुधार आया। 2014 से 2016 के दौरान विश्व बैंक ने मात्र 11 सुधारों को संज्ञान में लिया था। इस प्रकार इसका आंसर हुआ 77वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में न्यूजीलैंड का पहला स्थान, सिंगापुर डेनमार्क तीसरा स्थान, हांगकांग चौथे स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका 8वें स्थान पर, चीन 46वें स्थान पर और पाकिस्तान 136वें स्थान पर रहा। इस प्रकार इसका आंसर हुआ न्यूजीलैंड। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, अग्निफर्स्ट मिसाइल का परीक्षण कब किया गया? तो 30 अक्टूबर 2018 को उड़ीसा में अब्दुल कलाम द्वीप से अग्निफर्स्ट मिसाइल का परीक्षण किया गया। 4 नंबर लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स से इसे सफलतापूर्वक हवा में छोड़ा गया। परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल जमीन से जमीन पर प्रहार करने की ताकत रखती है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित 15 मीटर लंबी एवं 1200 किलोग्राम वजन की यह मिसाइल अपने साथ 2 टन विस्फोटक ले जाने की ताकत रखती है। इसका आंसर हुआ 30 अक्टूबर 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल, जिनका जन्म 24 मई 1954 को हुआ, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इसका आंसर है बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला होने का गौरव प्रेमलता अग्रवाल को प्राप्त है। इस प्रकार इसका आंसर हुआ प्रेमलता अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई के महाप्रबंधक क्रिकेट ऑपरेशन किसे बनाया गया? बीसीसीआई के महाप्रबंधक क्रिकेट ऑपरेशन सबा करीम को बनाया गया है। इसका आंसर हुआ सबा करीम। अगला प्रश्न है, फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा, प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन के वर्तमान प्रमुख यानी प्रेसिडेंट कौन है? तो फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा, प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन के वर्तमान प्रमुख यानी प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो है। इसका आंसर होगा गियानी इन्फेंटिनो। अगला प्रश्न है, कैप्रो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज 1968 के संस्थापक लॉर्ड स्वराज पाल को प्रवासी भारतीयों का मान बढ़ाने व भारत में योगदान देने के लिए अक्टूबर 2018 में कौन सा सम्मान दिया गया? तो कैप्रो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज 1968 के संस्थापक लॉर्ड स्वराज पाल को प्रवासी भारतीयों का मान बढ़ाने व भारत में योगदान देने के लिए अक्टूबर 2018 में महात्मा गांधी सम्मान दिया गया। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी सम्मान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ब्रिटिश उपनिवेश होने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थापक सदस्य कब बना था? भारत ब्रिटिश उपनिवेश होने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थापक सदस्य 30 अक्टूबर 1945 में बना था। भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सभी ब्रिटिश उपनिवेश थे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वतंत्र सीटें दी गई थी। इसका आंसर होगा 30 अक्टूबर 1945। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत के दो बड़े रिसर्च संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना किसने की थी? भारत के दो बड़े रिसर्च संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने वाले मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ था और मृत्यु 24 जनवरी 1966 को हुई। उन्होंने 1944 में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काम शुरू किया। 1948 में आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम तैयार कर चर्चित हुए। 1956 में उनके नेतृत्व में एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर बॉम्बे के निकट ट्रॉम्बे में स्थापित हुआ। उन्होंने देश के दो बड़े रिसर्च संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की। 1954 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। इस प्रकार इसका आंसर हुआ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित बिना इंजन वाली ट्रेन 18 का लोकार्पण कब किया गया? भारत में विकसित 100 करोड़ की डॉलर से बनने वाली बिना इंजन वाली ट्रेन 18 का लोकार्पण 29 अक्टूबर 2018 को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने किया। सफ़ेद रंग की यह ट्रेन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF में कुछ दूर तक चली। इस प्रकार इसका आंसर हुआ 29 अक्टूबर 2018। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर में शामिल चर्चित कृति सेपियंस मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड के लेखक कौन हैं? अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर में शामिल चर्चित कृति सेपियंस मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड के लेखक हैं युवाल नोआ हरारी। It was first published in Hebrew in Israel in 2011 and in English in 2014. इस प्रकार इसका आंसर हुआ युवाल नोआ हरारी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना को कब प्रारंभ किया गया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना को 25 सितंबर 2017 को प्रारंभ किया गया। इसका उत्तर है 25 सितंबर 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है। आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्यों से होकर बहती है। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला प्रश्न है, चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। इसका आंसर होगा कन्नौज। अगला प्रश्न, जीवाश्म किस प्रकार की शैल में पाए जाते हैं? तो जीवाश्म परतदार शैल में पाए जाते हैं। इसका आंसर है परतदार शैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा होती है। इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। इसका आंसर होगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हैं? पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। इस प्रकार इसका आंसर हुआ पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। इसका आंसर होगा नर्मदा। अगला प्रश्न है,
एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत सिंह संधू हैं। इसका आंसर होगा कमलजीत सिंह संधू। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर नैनीताल में स्थित है। इसका आंसर होगा रामनगर नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है। आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव किसकी मात्रा अधिक होने से बढ़ता है? तो हरित गृह प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से बढ़ता है। इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? तो अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी डॉक्टर एस.जे. कासिम थे। इसका आंसर होगा डॉक्टर एस.जे. कासिम। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र है। उष्ण कटिबंध क्षेत्र कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य स्थित है। इसका आंसर होगा कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। अगला प्रश्न है, मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र यानी मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कल्पक्कम में स्थित है। इसका आंसर होगा कल्पक्कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका आंसर होगा 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित कौन करता है? तो देश में मुद्रा की आपूर्ति को भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है। इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक उदयन था। इसका आंसर होगा उदयन। अगला प्रश्न देखते हैं, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। इसका आंसर होगा अशोक। अगला प्रश्न है, मरीनर 10 यानी मरीनर 10 नामक अंतरिक्ष यान को कब लॉन्च किया गया था? तो 3 नवंबर 1973 को मरीनर 10 नामक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया था। इसे नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग के 3 महीने बाद यह शुक्र ग्रह की कक्षा में पहुंचा। 29 मार्च 1974 को इसने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। इस प्रकार इसका आंसर हुआ 3 नवंबर 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद की जयंती 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसका आंसर हुआ 11 नवंबर। अगला प्रश्न है, 2004 में नासा ने SGI ऑप्टिक्स 3000 सुपर कंप्यूटर का नाम किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा? 2004 में नासा ने SGI ऑप्टिक्स 3000 सुपर कंप्यूटर का नाम अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा। इसका आंसर होगा कल्पना चावला। अगला प्रश्न है, किस खेल में खिलाड़ी हाफ वॉली शॉट का प्रयोग करते हैं? टेनिस खेल में खिलाड़ी हाफ वॉली शॉट का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर होगा टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशवा वंश के संस्थापक कौन थे? तो पेशवा वंश के संस्थापक बालाजी विश्वनाथ थे। इसका आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न, ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेजबानी किस देश ने किया था? तो ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेजबानी इंग्लैंड ने किया था। इसका आंसर होगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, भारत वापस आने पर किस नेता ने 1921 में स्वराज नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी? तो सुभाष चंद्र बोस भारत वापस आने पर 1921 में स्वराज नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व 250 के आसपास सम्राट अशोक की संतान महिंद्रा और संघमित्रा को किस देश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था? ईसा पूर्व 250 के आसपास सम्राट अशोक की संतान महिंद्रा और संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। इसका आंसर होगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 281 एंड बियॉन्ड किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? 281 एंड बियॉन्ड क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है। इसका आंसर होगा वीवीएस लक्ष्मण। अगला प्रश्न, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस को हर वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस को हर वर्ष सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर होगा सद्भावना दिवस। अगला प्रश्न, पंजाब का नाम किन 5 नदियों के नाम पर पड़ा? पंजाब का नाम झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज नामक 5 नदियों के नाम पर पड़ा। इसका आंसर होगा झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। अगला प्रश्न, कौन सा खाड़ी शहर भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लगभग 1 सदी तक बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधीन था? अदन नामक खाड़ी शहर भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लगभग 1 सदी तक बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधीन था। इसका आंसर होगा अदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेनिस खिलाड़ी ने साल 2018 में अपना पहला एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता? टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने साल 2018 में अपना पहला एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसका आंसर होगा सिमोना हालेप। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2018 में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित करने वाले चक्रवात को क्या नाम दिया गया था? अक्टूबर 2018 में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित करने वाले चक्रवात को तितली नाम दिया गया था। इसका आंसर है तितली। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने अपना प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहाँ दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने अपना प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा बर्मा में दिया था। इसका आंसर होगा बर्मा। अगला प्रश्न है, साइखोम मीराबाई चानू को किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया? तो साइखोम मीराबाई चानू को भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। इसका आंसर होगा भारोत्तोलन। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के शौकत खानुम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का निर्माण किसने करवाया? पाकिस्तान के शौकत खानुम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का निर्माण इमरान खान ने करवाया। इसका आंसर है इमरान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नेहरूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वी नेहरूज नामक पुस्तक के लेखक कृष्णा नेहरू हठी सिंह हैं। इसका आंसर होगा कृष्णा नेहरू हठी सिंह। अगला प्रश्न, हमारे सौर मंडल में द ग्रेट रेड स्पॉट कहाँ पाया जाता है? हमारे सौर मंडल में द ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति नामक ग्रह पर पाया जाता है। इसका आंसर होगा बृहस्पति। अगला प्रश्न है, भारतीय रक्षा बलों में महिलाओं के संदर्भ में अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह ने पहली बार क्या हासिल किया? भारतीय रक्षा बलों में महिलाओं के संदर्भ में अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह ने पहली बार लड़ाकू पायलट बनने का गौरव हासिल किया। इसका आंसर होगा पहली लड़ाकू पायलट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाज महल और हिंडोला महल जैसे ऐतिहासिक स्थलों से युक्त कौन सा स्थान बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी के लिए प्रसिद्ध है? जहाज महल और हिंडोला महल जैसे ऐतिहासिक स्थलों से युक्त मांडू नामक स्थान बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर होगा मांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? श्री माओ भंडार नायके विश्व के किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। इसका आंसर होगा श्री माओ भंडार नायके। अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक खेलों में शिवा केशवन ने किस खेल में 6 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है?
तो शीतकालीन ओलंपिक खेलों में शिवा केशवन ने ल्यूज खेल में 6 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इसका आंसर होगा ल्यूज। अगला प्रश्न, कौन सा पक्षी नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? हिमालयी मोनाल पक्षी नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी और उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। इसका आंसर होगा हिमालयी मोनाल। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर कहे जाने वाले खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? इस प्रश्न को विस्तारित करते हैं। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर कहे जाने वाले वसीम जाफर ने 7 मार्च 2020 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की, जिससे 20 वर्ष तक चले उनके शानदार करियर का भी अंत हो गया। भारत की तरफ से 42 वर्षीय जाफर ने 130 टेस्ट मैचों में 34.11 के औसत से 1944 रन बनाए, जिसमें 5 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं। उनका उच्चतम स्कोर 212 है। उन्होंने वेस्ट इंडीज में दोहरा शतक लगाया है। कैरेबियाई टीम के खिलाफ सेंट लूसिया में उन्होंने 212 रन बनाए थे। जाफर ने 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। पहला वनडे 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ही खेला था। उन्होंने भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच अप्रैल 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कानपुर में खेला था। वसीम जाफर को घरेलू क्रिकेट विशेषकर रणजी ट्रॉफी में अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है। वह रणजी ट्रॉफी में 12,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। इसका आंसर होगा वसीम जाफर। अगला प्रश्न है, 2018 यूएस ओपन महिला एकल मुकाबले के फाइनल में किस खिलाड़ी ने 6 बार की चैंपियन सेरेना विलियम्स को हराया? 2018 यूएस ओपन महिला एकल मुकाबले के फाइनल में खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने 6 बार की चैंपियन सेरेना विलियम्स को हराया। इसका आंसर होगा नाओमी ओसाका। अगला प्रश्न, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में किस राज्य की प्रस्तावित राजधानी का नाम अटल नगर करने का फैसला किया गया? स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की स्मृति में छत्तीसगढ़ राज्य की प्रस्तावित राजधानी नया रायपुर का नाम अटल नगर करने का फैसला किया गया। इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, शेन वॉर्न ने अपनी उस बॉल से जिसे मीडिया ने बॉल ऑफ द सेंचुरी का खिताब दिया, किसे आउट किया था? शेन वॉर्न ने अपनी उस बॉल से जिसे मीडिया ने बॉल ऑफ द सेंचुरी का खिताब दिया, माइक गैंटिंग को आउट किया था। ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न एशेज सीरीज के दौरान ऐसी गेंद फेंकी जिसे बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा गया। वॉर्न ने 4 जून 1993 में इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लिश बल्लेबाज माइक गैंटिंग को बोल्ड किया। वह गेंद लगभग 90 डिग्री के कोण से घूमी थी। इसका आंसर होगा माइक गैंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई प्रणाली में दाब की इकाई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? एसआई प्रणाली में दाब की इकाई यानी यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल है। इसका आंसर होगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुआ, टिड्डा, चमगादड़, मच्छर में से कौन सा जीव सांस लेने के लिए अपनी त्वचा का प्रयोग करता है? केचुआ, टिड्डा, चमगादड़, मच्छर में से केचुआ यानी अर्थवॉर्म सांस लेने के लिए अपनी त्वचा का प्रयोग करता है। इसका आंसर होगा केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों की किस स्वर्ण पदक विजेता को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष में भारत के पहले युवा राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता हिमा दास को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ में भारत के पहले युवा राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका आंसर होगा हिमा दास। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली मातृभाषा क्या है? 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली मातृभाषा बांग्ला है। इसका आंसर होगा बांग्ला। अगला प्रश्न, विंबलडन में खेले जाने वाले सबसे लंबे और दूसरे सबसे लंबे मैचों में दोनों में कौन खिलाड़ी शामिल थे? जॉन इस्नर,
विंबलडन में खेले जाने वाले सबसे लंबे और दूसरे सबसे लंबे मैचों में दोनों में शामिल थे? इसका आंसर होगा जॉन इस्नर। अगला प्रश्न है, स्पिनर कुलदीप यादव किस गेंदबाजी शैली के लिए जाने जाते हैं? तो स्पिनर कुलदीप यादव चाइनामैन गेंदबाजी शैली के लिए जाने जाते हैं। इसका आंसर होगा चाइनामैन। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। इसका आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसका आंसर होगा मुंबई महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, कनिष्क किस वंश के सम्राट थे? तो कनिष्क कुषाण वंश के सम्राट थे। इसका आंसर होगा कुषाण वंश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एलिफेंटाइसिस या लिम्फेटिक फाइलेरियासिस नामक बीमारी कौन सा जीव फैलाता है? तो एलिफेंटाइसिस या लिम्फेटिक फाइलेरियासिस नामक बीमारी मच्छर द्वारा फैलता है। संक्रमण तब होता है जब मच्छरों के माध्यम से फाइलेरिया परजीवी मनुष्यों में ट्रांसमिट होते हैं यानी संचारित होते हैं। इसका आंसर होगा मच्छर। अगला प्रश्न है, विश्व टीबी यानी क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वर्ष 2013 में 90 लाख लोग क्षय रोग से ग्रसित हुए, जिनमें से 15 लाख लोगों की मृत्यु हुई। भारत में करीब 20 लाख लोग इस बीमारी के शिकार हैं। विश्व क्षय रोग दिवस वर्ष 1982 में क्षय रोग बेसिलस की खोज करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट कोच के जन्म दिवस पर 24 मार्च को मनाया जाता है। इसका आंसर होगा 24 मार्च। अगला प्रश्न है, इराक के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो शिया समुदाय के पवित्र शहर नजफ के गवर्नर रह चुके अदनान अल जुरूफी को 17 मार्च 2020 को इराकी राष्ट्रपति बरहम सालिह द्वारा नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। इसका आंसर होगा अदनान अल जुरूफी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2019-20 का प्रतिष्ठित विश्व भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? इसके आंसर को विस्तारित करते हैं। विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा दिया जाने वाला सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार है। यह पुरस्कार संस्कृत, पाली एवं प्राकृतिक भाषाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। वर्ष 2019-20 का प्रतिष्ठित विश्व भारती पुरस्कार नई दिल्ली के संस्कृत विद्वान डॉक्टर चांद किरण सलूजा को प्रदान किया जाएगा। इसके तहत उन्हें 5,01,000 रुपये दिए जाएंगे। इसका आंसर होगा डॉक्टर चांद किरण सलूजा। आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह के और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, और इस वीडियो का लिंक अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।